Hello students, once again welcome back to digital learning platform of Winsome International School. I am Shalini Dhiman and I am once again back with the third chapter of class 10th chemistry or should I say science, that is metals and non-metals, right? इस चैप्टर के हम दो सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं. फर्स्ट सेशन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था मेटल्स की. देन सेकेंड सेशन में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, जहां हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर के बारे में डिस्कस किया था. नाउ let us see what we are going to cover today. So in today's session we are going to see that how metals react with dilute acids. कि अगर हमारा dilute acid है तो हमारा जो metal है किसी given dilute acid के साथ कैसे react करेगा, right? Then हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ मेटल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं, और जो मेटल का रिएक्शन है वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे. तो बेसिकली व्हाट इज द रीजन दैट सम ऑफ द मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम मेटल्स आर लेस रिएक्टिव. तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एंड वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, कि अगर मेटल का जो रिएक्शन है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करवाया जाए तो हमारी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी. ओके, नाउ सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड. सो बेसिकली हम कौन से दो एसिड्स की सबसे ज्यादा बात करते हैं? द टू कॉमन एसिड्स जिसकी हम बात करते हैं दैट इज H2SO4, दैट इज आवर सल्फ्यूरिक एसिड, है ना. और हमारा दूसरा एसिड कौन सा है? HCl, दैट इज आवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना. तो हमारी जो रिएक्शंस होंगी मेनली वो हम इन्हीं दो अपने एसिड्स के साथ देखेंगे. अब मैंने टर्म यूज किया है कि डाइल्यूट, तो बिफोर वी स्टार्ट कि हमारा रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड करेगा, लेट अस वंस अगेन रिवाइंड कि जो डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है ना, ये हम कर चुके हैं पहले भी. तो डाइल्यूट एसिड क्या है? जहां पर वाटर का अमाउंट क्या है? मैक्सिमम है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है. और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है? जिसमें जिस एसिड में पानी की मात्रा ना के बराबर है. तो इट मींस ज्यादा जो है डेंजरस एसिड कौन सा हुआ? ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है वो डेंजरस होगा, ठीक है. डाइल्यूट क्या है? इसको हमने पानी के साथ क्या कर लिया है? मिक्स कर लिया है, डाइल्यूट कर लिया है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ जो है बेसिकली, अगर मैं डेंजरस ना कहकर अगर टर्म यूज करूं स्ट्रेंथ, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? कॉन्सेंट्रेटेड की या डाइल्यूट की? तो वो हम बहुत आराम से बता सकते हैं, है ना, ठीक है. अब ये क्या है? ये तो प्योर फॉर्म है ना. और डाइल्यूट क्या है? इसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है, राइट. तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा मेटल है वो कैसे रिएक्ट करेगा? किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ, राइट. सो नाउ व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड देन मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, ठीक है. तो जब भी कोई भी मेटल हमारा होगा, अगर उसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करेगा, ठीक है. अब ये मेटल सॉल्ट किस पर डिपेंड करेगा? ये मेटल सॉल्ट डिपेंड करेगा कि हमने मेटल कौन सा लिया है और हमने एसिड कौन सा लिया है, ठीक है. Now see, all metals do not react with dilute acids. सारे metals dilute acid के साथ react नहीं करते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी है. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सारे metals react क्यों नहीं करते, right? And the vigor of reaction of metal depends upon the reactivity series. So here comes the reason reactivity series, कि हमारे सिर्फ कुछ metals ही हैं जो acid के साथ react करते हैं और कुछ metals acid के साथ react नहीं करते. क्यों? क्योंकि reactivity series में वो हमारे bottom में होते हैं, इतने ज्यादा reactive नहीं होते हैं, right? अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो metal salt है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि मैंने metal कौन सा लिया है और मैंने एसिड कौन सा लिया है. तो अब मेटल तो कोई भी हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैं कोई भी मेटल ले लूं, है ना, वो हो सकता है. एसिड चेंज करने से कैसे फर्क आएगा? एसिड चेंज करने से फर्क ऐसे आएगा कि अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो मेरे पास क्या बनेगा? तो मेरे पास बनेगा मेटल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक से क्लोराइड. और अगर मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से सल्फेट, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेटल
सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हमेशा यही रहेगी, हमेशा बनेगा मेटल सॉल्ट और हमेशा बनेगा हाइड्रोजन गैस, लेकिन क्या चेंज हो सकता है, या तो वो क्लोराइड हो सकता है या फिर वो सल्फेट हो सकता है, राइट। नाउ लेट अस सी few important reactions. Sodium metal reacts violently with dilute hydrochloric acid forming sodium chloride and hydrogen gas, right? तो ये देखिए, ये मेरा सोडियम मेटल है, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। ये सोडियम क्या करता है, किसके साथ जाके कंबाइन कर जाता है, क्लोरीन के साथ, है ना। ये क्या बना देता है, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। अब एक चीज आप याद रखेंगे कि इस रिएक्शन को हम लेबोरेटरी में अदरवाइज परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज ये रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। इन रिएक्शंस के केस में क्या होता है, हीट रिलीज हो जाती है, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक क्यों होगी, क्योंकि ये जो सोडियम है ये रिएक्टिविटी सीरीज में खुद कहाँ है, सबसे ऊपर है, पोटेशियम के बाद सोडियम का ही नंबर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन हो सकती है, एक तो सोडियम खुद ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरा हमने एसिड ले लिया, तो इस रिएक्शन को बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में करना पड़ता है। तो लैब में इसको अदरवाइज हम परफॉर्म नहीं करते हैं, अदरवाइज इट मे लीड टू एक्सप्लोजन, राइट। नाउ सी magnesium reacts quite rapidly with dilute hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen gas। तो ये मैग्नीशियम है। सिमिलरली ये सोडियम की तरह क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे अगर ये रिएक्शन दी जाए और मुझे बताया जाए आई हैव टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि मुझे कंफर्म करके शो करना है आप गैस, यहाँ तो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, आई नो दिस इज हाइड्रोजन गैस, है ना, लेकिन मान लो कि मैं अगर लैब में केमिकल इक्वेशन के साथ प्रोसीड कर रही हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एंड आई हैव टू प्रूव दैट दिस गैस प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन गैस, तो मुझे कैसे ये मतलब प्रूफ देना पड़ेगा कि ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ये हाइड्रोजन ही है, कोई और गैस नहीं है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाइड्रोजन गैस की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या होती है। मान लीजिए अगर मैं इस रिएक्शन के साथ प्रोसीड कर रही हूँ, मैंने ये टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने अपने पास मैग्नीशियम ले लिया और साथ में मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं बर्निंग कैंडल को इसके माउथ के पास लेकर आऊं और मुझे कौन सी साउंड आए, पॉप साउंड आए, तो ये जो पॉप साउंड है, दिस पॉप साउंड कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। तो जब भी हमारे मेटल्स हैं अगर वो क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स ऊपर है वो तो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, है ना, विग्रसली रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे जो मेटल्स हैं बिल्कुल ही नीचे हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर टू लीस्ट रिएक्टिव, वो इतने ज्यादा कम रिएक्टिव है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नाउ लेट अस सी एल्यूमिनियम मेटल के केस में देखते हैं, एल्यूमिनियम मेटल के केस में क्या होता है, एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद डाइल्यूट HCl। शुरुआत में तो क्या होता है कि जब रिएक्शन हम करवाते हैं दोनों की तो पहले रिएक्शन बहुत ही धीरे धीरे प्रोसीड होती है। रिएक्शन क्यों धीरे प्रोसीड होती है, व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज दैट the presence of tough protective layer of aluminium oxide on surface। क्या होता है, जो हमारा एल्यूमिनियम है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। हमें पता है, हम ये रिएक्शन कर चुके हैं कि जब भी कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इट मींस इस केस में भी क्या हो रहा है कि ये जो मेरा एल्यूमिनियम है अदरवाइज इसने किसके साथ रिएक्ट कर लिया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया है ना, और इसने क्या बना दिया है, इसने बना दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैं मेटल ले रही हूँ उसके ऊपर ऑलरेडी किसकी लेयर फॉर्म हो चुकी है, ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो जब एसिड, मैं अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ तो पहले तो क्या होगा, इस लेयर को खुद से डिसॉल्व होना होगा, पहले तो क्या होगा, ये लेयर डिसॉल्व होगी, तब जाकर के जो मेरा मेटल है
वो किसके टच में आएगा, वो आएगा एसिड के टच में, ठीक है। सो वंस द थिन आउटर लेयर गेट्स डिसॉल्व्ड, the fresh aluminium is exposed which reacts rapidly with the acid, तब जाकर के एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है और हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, राइट। तो यहाँ पर मेटल प्लस एसिड, दिस इज मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम के साथ पहले तो रिएक्शन जो है थोड़ा धीरे प्रोसीड करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिसॉल्व हो जाती है तो फिर हमारा जो रिएक्शन है वो अपने नॉर्मल रेट से प्रोसीड कर जाता है, राइट। अब हो क्या रहा है, अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जा रहे हैं ना। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज अब आपको लर्न हो जानी चाहिए। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न नहीं है तो बहुत सारे हमारे ये क्वेश्चंस हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, आप इनमें से कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। यहां पर हमारे पास मरकरी भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको तो हम ले ही नहीं रहे, इसके साथ तो हम रिएक्शन ले ही नहीं रहे क्यों, ऑलरेडी इतना रिएक्टिव है, करेगा, बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लैब में प्रोसीड ही नहीं कराते। सेम इज द केस विद सोडियम, है ना। कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं एसिड के लिए रिएक्टिविटी का जो रेट है वो कम होता जा रहा है ना। ये तो बहुत विग्रसली रिएक्ट कर रहा था सोडियम, पोटेशियम जो है वो विग्रसली नहीं कर रहा था, वो रेडिली कर रहा था। सी देयर इज डिफरेंस इन दीज टू टर्म्स। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो इन दोनों टर्म्स में फर्क है। सोडियम को क्या कहा मैंने, वायलेंटली, ठीक है, वायलेंटली मींस बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन होगा। लेकिन मैग्नीशियम के लिए मैंने टर्म यूज किया है रैपिडली, जल्दी। तो दोनों में फर्क है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, मैग्नीशियम का रेट ऑफ रिएक्शन कम है, राइट। और अब यहां देखिए एल्यूमिनियम के केस में क्या हुआ, इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली इन द बिगिनिंग। शुरू में तो बहुत ही धीरे रिएक्ट करेगा, है ना। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं जिंक एंड आयरन रिएक्ट लेस रैपिडली टू फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। इसका क्या मतलब हुआ, अब ये जो जिंक है हमारा ये नीचे आ रहा है एल्यूमिनियम से, आयरन नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में टुवर्ड्स द बॉटम प्रोसीड कर रहे हैं, हमारा एसिड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, so this is a picture, you can have a question on it, like suppose I am writing this question that there are two test tubes, ठीक है। In one case the reaction is between magnesium and hydrochloric acid, and in second case reaction is between copper and again hydrochloric acid. Looking at the picture you have to tell the difference between these two reactions, कि इन दोनों में आपको ये पिक्चर को देखते हुए मुझे डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर मैग्नीशियम की बात की है तो मैग्नीशियम के केस में आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं, बबल्स नजर आ रहे हैं ना। इस केस में हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं। लेकिन इस केस में, कॉपर के केस में, क्या आपको कहीं बबल्स दिख रहे हैं, या आपको 1% भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हो भी रही है। दोनों ही केसेस में क्या है, इसके पास भी HCl ऐड किया हुआ है, इसके पास भी हमने ऐड किया हुआ है HCl। लेकिन एक टेस्ट ट्यूब में हमें रेट ऑफ ये जो रिएक्शन है वो इस तरीके से दिख रही है, एक में रिएक्शन इस तरीके से दिख रही है। तो व्हाट विल बी माय आंसर, तो माय आंसर विल बी कि ये जो मैग्नीशियम है it reacts with hydrochloric acid to form what, magnesium chloride and hydrogen gas। तो ये जो बबल्स हैं यहाँ पर वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ,
मैग्नीशियम इज इनफ रिएक्टिव टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। लेकिन कॉपर के केस में कोई बबल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि यहाँ रिएक्शन हो ही नहीं रहा। इट मीन्स कॉपर डज नॉट रिएक्ट, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अगर उसने रिएक्ट किया होता तो उसने क्या किया होता, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस की होती है ना, अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट भी बनाया होता। इसका क्या मतलब हुआ, कॉपर ने हमारे इस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया। नाउ व्हाट इज द रीजन, क्यों रिएक्ट नहीं किया, ये पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे। एक चीज बेटा आप ये याद रख लो कि ये जो हमारे मेटल्स है ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, इन चार को गांठ बांध के रख लो। ये हमारे लास्ट के चार हमारे मेटल्स होते हैं, ये बहुत ही रेयर केस में क्या करते हैं, कोई रिएक्टिविटी शो करते हैं। दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और इनको किसी के साथ रिएक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट। तो क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, राइट। तो हमारा क्या आंसर होगा कि इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, the bubbles here which are formed are of hydrogen gas, which means magnesium can react with HCl. But in case of copper, there is no reaction is taking place between copper and hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid. Why? Because copper is a least reactive metal which does not react with the acid, right? Now next, how metals displace hydrogen from acid? अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या फर्क पड़ता है, 1 2 3 4, अगर मान लो आयरन तो रिएक्ट कर ही रहा था ना, आयरन के बाद 1 2 3 और 3 मेटल नीचे हमारा क्या पड़ा हुआ है, कॉपर पड़ा हुआ है, कर लेता रिएक्ट, लेट कर लेता, 4 घंटे ले लेता, 6 घंटे लेता, लेकिन रिएक्ट तो करता है ना। हम तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि इसको रिएक्ट करना ही नहीं है, ये करता ही नहीं है। सो द रीजन लाइज हियर, वेरी सिंपल, और ये रीजन आप बार बार इसको बहुत जगह अप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, तो ये जो एसिड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एसिड के पास, उस हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको हटा करके लगता है ना, इसके पास जा करके इसको डिस्प्लेस कर देता है ना। ये डिस्प्लेस करने के बाद क्या होता है, ये जो H पॉजिटिव आयन होते हैं इसको क्या दे देता है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो इनको क्या डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन, और ये किस में रिड्यूस हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये कब होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम किससे ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है। अब जो भी मेटल हमारा हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो 101% एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा। लेकिन जो मेटल हमारा हाइड्रोजन से नीचे है वो हमारे हाइड्रोजन को ना तो एसिड से ना ही वाटर से डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन होना है तो किसी को एक दूसरे को तो धक्का देना है, उसकी जगह लेनी है ना। तो जैसे कि इस रिएक्शन में हो रहा था हमारे पास, मैग्नीशियम वाले केस में हो रहा था हमारे पास, है ना, या फिर सोडियम के केस में हो रहा था। तो इस केस में क्या हो रहा था, ये क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है उसको हटा करके किसके साथ लग रहे थे, Cl के साथ लग रहे थे, उसको डिस्प्लेस कर दे रहे थे, है ना, तो जाकर के उसके साथ अटैच हो जा रहे थे। लेकिन जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ही कम है, अगर इफ आई एम नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग टू पुश एनीबॉडी, तो कैसे होगा, नॉट पॉसिबल ना, तो मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। हाँ, अगर मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो सामने वाला वीक है तो उसको मैं धक्का देकर के उसकी जगह जा सकती हूँ, है ना, उसकी जगह ले सकती हूँ। तो सेम इज द केस विद कॉपर। अब कॉपर जो है वो बेचारा खुद क्या है, हाइड्रोजन से नीचे पड़ा हुआ है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसको क्या कर सके, हटा सके और उसकी जगह जा करके खुद कोई सॉल्ट बना सके, ठीक है। तो इसी वजह से ये सिर्फ कॉपर के साथ नहीं होगा, फिर जो हमारा मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन that all those metals which are more reactive than hydrogen, right,
which lose electrons more easily than hydrogen. अब जिसके पास क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से और जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, दे विल इजीली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मोर रिएक्टिव मेटल्स गिव इलेक्ट्रॉन्स इजीली and these electrons reduce the hydrogen ions of acid to form hydrogen gas. For example, अब HCl है, ठीक है, तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, है ना, हाइड्रोजन आयन बनेगा. अब अगर मेरे पास यहाँ मैग्नीशियम पड़ा है, सपोज मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होती है ना. तो हम क्या कह रहे हैं बेसिकली कि ये मैग्नीशियम का एग्जांपल है कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. तो ये क्या कर सकता है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे सकता है, हाइड्रोजन को दे सकता है, डोनेट कर सकता है. डोनेट करने के बाद ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, H2 गैस में कन्वर्ट कर देगा. और यही तो हमारा प्रोडक्ट है हमारी रिएक्शन में कि एक तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा. अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में बेचारे नीचे पड़े हुए हैं, इनके पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सके. इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं कर सकते, हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस नहीं कर सकते, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते और HCl के साथ रिएक्ट भी नहीं कर सकते. राइट, नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स में ही आगे हम प्रोसीड करेंगे. अभी तक जो आपने रिएक्शंस की उसमें हमारा जो हम रिएक्शन करवा रहे थे वो किसके साथ करा रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहे थे, है ना. तो मैंने क्या कहा था कि अगर हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्लोराइड प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन अगर हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमारे सल्फेट प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस रिएक्शन इज बिटवीन जिंक, ठीक है, प्लस H2SO4s सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अब ये रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो ये रहा मेरा जिंक, ये क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ जाकर के अटैच होकर के क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और साथ पे क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. सिमिलरली आयरन क्या करेगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये यहां से अलग हो जाएगा, ये क्या बना देगा, आयरन सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस. राइट, तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास तो क्या बनेंगे, हमारे मेटल क्लोराइड्स बनेंगे. ठीक है, तो क्या बनेंगे, मेटल क्लोराइड्स बनेंगे, या हमारे मेटल जो सॉल्ट है वो क्लोराइड होगा. और अगर मेरे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सपोज इफ आई एम टेकिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेरे पास क्या बनेंगे, मेटल सल्फेट्स बनेंगे. बस यही चीज हमें याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है कि हमें रिएक्शन कौन से मेटल्स के साथ दिखानी है, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, अगर उनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो वो मेटल क्लोराइड्स बनाएंगे, और अगर उनका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा तो मेटल सल्फेट्स बनाएंगे. और अगर हमें कोई ऐसा मेटल पूछ लिया जाए जो हाइड्रोजन से नीचे है तो उसको कोई रिएक्शन शो नहीं करना है, सिंपली वी विल राइट नो रिएक्शन, और एक बहुत ही सिंपल सा आंसर लिख देंगे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, दैट इज व्हाई नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. राइट, नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड. अब हमने बहुत ही बिगिनिंग में जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर किया था अपना, तो हमने एसिड्स की बात की थी, है ना. मिनरल एसिड्स जब हम पढ़ते हैं तो हम मिनरल एसिड्स में कौन कौन से एसिड्स पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एक एसिड और होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड. भाई ये भी तो मिनरल एसिड है, इसकी बात क्यों नहीं कर रहे. हम क्या कह रहे हैं कि
हम जो भी रिएक्शंस करवा रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड ओनली. व्हाई वी आर नॉट शोइंग एनी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड इज आल्सो वन ऑफ द मिनरल एसिड्स. रिएक्शन इसके साथ भी होनी चाहिए. बट क्या हमारे मेटल्स जो हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते? क्या रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता? यस, रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन इन दोनों के रिएक्शन से डिफरेंट होता है, राइट? व्हाई दिस डिफरेंस अकर्स? क्योंकि ये जो हमारा HNO3 है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो रिएक्शन का बिहेवियर है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. लेट अस सी हाउ. So most metals react with nitric acid. ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन क्या डिफरेंस आता है? They do not produce हाइड्रोजन गैस. तो जब रिएक्शन होगा तो उस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है. हम तो जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है. तो हमारी जनरल इक्वेशन है, इसी को हमने याद कर लिया है ना कि ऐसे ही प्रोसीड करेगी, कोई मेटल हो, चाहे HCl हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो. लेकिन ये जनरल रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के केस में आके चेंज हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए नाइट्रिक एसिड के लिए अप्लाई नहीं होती. क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता. नाउ व्हाट इज द रीजन? दिस इज सो बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस टू वाटर, getting itself reduced to any oxide of nitrogen depending on its concentration. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन जब प्रोसीड कर रही है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही. यस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन इमीडिएटली उसको ये क्या दे देता है, ऑक्सीजन देकर के किस में चेंज कर देता है, वाटर में चेंज कर देता है. तो अब हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस नहीं आती, अब हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है. और साथ में ये क्या करता है, खुद HNO3 का जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाता है, किसी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा. या तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो सकता है, या फिर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो सकता है. ठीक है, अब ये चीज किस पर डिपेंड करती है, ये चीज डिपेंड करती है कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है. तो हमें तो बस ये याद रखना है कि ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब रिएक्शन प्रोसीड करती है नाइट्रिक एसिड के साथ तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो इमीडिएटली किस में चेंज हो जाती है, इट इमीडिएटली चेंजेस इनटू व्हाट, वाटर. और जो नाइट्रोजन है खुद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. नाइट्रोजन इमीडिएटली रिड्यूसेस इटसेल्फ टू एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO या N2O. ठीक है, तो वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. लेट अस सी सम एग्जांपल्स अबाउट इट. नाउ सी, जिंक का रिएक्शन दिखाया है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ. ठीक है, एक तरफ दोनों रिएक्शन किसके साथ है, जिंक के साथ है. यहां जो मेरा नाइट्रिक एसिड है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन यहां जो मैंने नाइट्रिक एसिड लिया है वो कैसा है, डाइल्यूट है. तो दोनों में कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर रहा है, लेट अस सी. अब देखो, बनाना इसको क्या है, मेटल सॉल्ट ही बनाना है. ठीक है, ये क्या करेगा, जिंक इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट. क्या बना दिया इसने, जिंक नाइट्रेट बना दिया. अब हमने कहा था कि रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन इमीडिएटली किस में चेंज हो जाती है, वो वाटर में चेंज हो जाती है. क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसने क्या किया, फटाफट से किस में चेंज कर दिया, वाटर में चेंज कर दिया. अब जब नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसने क्या बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनाया, डाइऑक्साइड बना दिया. ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमने डाइल्यूट एसिड लिया होता तो रिएक्शन कैसे होती. अगेन बनेगा तो वही जिंक नाइट्रेट, मेटल सॉल्ट. ठीक है, ये जिंक नाइट्रेट बनाया.
अगेन हाइड्रोजन को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, वाटर में। अब इस केस में क्या बन गया, ये हमारे पास आ गया N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब क्या बन गया, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। तो ऑप्शंस आपको ऐसे दिए जाते हैं, NO, N2O, NO2, है ना। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है। अभी तो लग रहा है ठीक है लाफिंग गैस, लेकिन तब वी एक्चुअली गेट कंफ्यूज कि इसमें से फॉर्मूला कौन सा है लाफिंग गैस का, ठीक है। तो ये लाफिंग गैस जो है ये कब बनती है, जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो हमने यही बात की थी कि ये जो हमारी कौन सा ऑक्साइड बनेगा नाइट्रोजन का, वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मींस स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो जब हमने क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया था, तब तो मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। लेकिन जब मैंने डाइल्यूट एसिड लिया तो मेरे पास कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये चीजें हमें अगर बोर्ड के पेपर में नहीं आ रही हैं तो इन चीजों का जो इंपॉर्टेंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा होता है। दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि इनको हम जो है साथ के साथ मेमोराइज कर ले, इनको पेन डाउन कर ले, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने होते हैं जहां पर इस तरीके के फॉर्मूला दिए जाते हैं। तो एक्चुअली आवर ब्रेन गेट्स कंफ्यूज इन दीज थिंग्स कि अब कौन सा फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्टली सही होगा, है ना। So this is the difference. Now let us see one more example. Very dilute nitric. अब अभी तक तो हमने ये कहा था कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो अदरवाइज मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। बट अगेन केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में हमेशा रहेगी। ऐसा होगा ही नहीं कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें एक्सेप्शन की बात ना करें। तो अगेन वी आर हियर विद द एक्सेप्शन। जब हमारा नाइट्रिक एसिड अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करता है, कैसा वाला, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो उस केस में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो अगर आपसे एक्सेप्शन पूछा जाए तो वी हैव टू एक्सेप्शंस कि मैंगनीज और मैग्नीशियम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट अस सी। देखो बेटा ये तीन आपके पास एग्जांपल्स है, ये तीनों किसके हैं, मैग्नीशियम के ही हैं, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ है, फर्स्ट केस में this nitric acid is highly concentrated, right? This nitric acid is highly concentrated. Second case में जो nitric acid है it is moderately concentrated, moderately concentrated, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें वाटर का कुछ अमाउंट है, राइट। और ये वाला जो है This is highly dilute nitric acid. अब भाई हमने पहले ही कह दिया है कि अगर नाइट्रिक एसिड जो है वो हाईली डाइल्यूट है, उस केस में या तो मैग्नीशियम या तो मैंगनीज, ये दो हमारे मेटल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट केस में देखिए अगेन ये क्या करेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है, MgNO3 ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और साथ में क्या कर रहा है, वाटर बना दे रहा है। इट मींस आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। सपोज यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। जब मॉडरेटली कंसंट्रेटेड था तो अगेन मैग्नीशियम नाइट्रेट जो कि सॉल्ट है, इस केस में क्या बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, देखिए NO, है ना, और अगेन वाटर। लेकिन जब क्या था, हाईली डाइल्यूट था, उस केस में अब जो हाइड्रोजन गैस है उसको इसने ऑक्सीडाइज नहीं किया वाटर में, ठीक है। अब इसको वाटर इसने नहीं बनाया, तो ये क्या है, अब डायरेक्टली हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। अगर इस यहाँ पर मैं मैग्नीशियम की जगह सपोज अगर मैंगनीज भी लेती तो भी मेरी इक्वेशन ऐसे ही प्रोसीड करती, ठीक है। मैंगनीज के केस में क्या होता मेरे पास, MnNO3 ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। तो मैंगनीज और मैग्नीशियम क्या करते हैं,
अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नाउ जो मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन की बात कर रही थी कि आपसे ये अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, यू नो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे। तो कैसे पूछा जा सकता है? सपोज आपके पास ये 3 रिएक्शंस दे दी, नाउ यू हैव टू टेल that out of these 3 equations, which equation is carried out with a very dilute nitric acid? Out of these 3 equations, which equation is carried out with a very dilute nitric acid? तो देखिए पहली इक्वेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमें पता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो क्या करता है, फटाफट से हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो नाइट्रिक एसिड है भाई ये तो कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है। नाउ इन द सेकंड केस आल्सो अगेन प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर ही है, इट मींस ये भी क्या है, हो सकता है कम कॉन्सेंट्रेटेड हो, लेकिन क्या है ये कॉन्सेंट्रेटेड ही है, डाइल्यूट नहीं है। But in this case we are getting hydrogen gas. It means now this one is dilute nitric acid, because very dilute nitric acid, because it is not oxidizing the hydrogen to water. ये हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर, अपने क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं लुकिंग एट द ऑप्शंस, लुकिंग एट द रिएक्शन। बट द थिंग इज कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। 2 ही मेटल्स हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम हमारे एक्सेप्शन, कि अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस हमें मिल सकती है, राइट। नाउ अब बात हो रही है मेटल्स की रिएक्टिविटी की विद एसिड्स, ठीक है। अब इसी टॉपिक में एक टर्म आती है एक्वा रीजिया। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे गोल्ड स्मिथ होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, उनके पास हम क्या करते हैं, अपनी गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए देते हैं। क्लीन करने से देने से पहले जो होता है ज्वेलरी का वेट कुछ और होता है, उसके बाद ज्वेलरी का वेट थोड़ा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। बेसिकली हम तो कह रहे हैं कि मेटल है, हमारी ये जो मेटल है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, भाई ये तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर रिएक्ट नहीं करते तो फिर उनकी क्लीनिंग कैसे हो रही है? अब क्लीन होने के लिए भी तो कुछ रिएक्शन होना चाहिए ना, अगर वो रिएक्ट ही नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर ये प्रोसेस कैसे हो रही है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है एक सॉल्यूशन एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid, ठीक है, 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid। 1:3 में हम किसको लेते हैं, नाइट्रिक एसिड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अब क्या होता है, इट इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड एंड कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो जो रिएक्टिव ये इतना ज्यादा हाईली कोरोसिव होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे पड़े हमारे मेटल्स हैं उनको भी क्या कर सकता है, ये उनके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो यूजुअली जब क्लीनिंग होती है तो ये क्या करते हैं, हमारा एक्वा रीजिया क्या करता है, जो हमारे मेटल की आउटर लेयर होती है उसको क्या कर देता है, कोरोड कर देता है, रिमूव कर देता है। इसीलिए हमारी जो ज्वेलरी होती है उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। सो बेसिकली यू कैन हैव अ क्वेश्चन ऑन इट दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया। सो यू कैन टेल इट्स 1 part of nitric acid, actually it's like 1 HNO3 ratio 3 HCl। तो अब अगेन अगर इन चीजों को अगर हम अच्छे से नहीं अपने माइंड में रखेंगे तो अगेन वी विल बी कंफ्यूज। सपोज मेरे से पूछ लिया जाए एक्वा रीजिया का फॉर्मूला, मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गई, 1 HCl रेशो 3 HNO3, या आपसे पूछा जा सकता है 2 HCl रेशो 1 HNO3, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारे रेशो है, वो रेशो कितनी है, इट्स 1:3, 1 parts of HNO3, 1 part of HNO3 and 3 parts of HCl, right? Clear? So this is our aqua regia solution. Now next, why some metals are more reactive and others are less reactive? I don't remember how many times I have repeated this
कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये जो नीचे पड़े एलिमेंट्स हैं, ये जो नीचे पड़े मेटल्स हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव हैं। एक हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अब ये जो बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारी आई कहाँ से? व्हाट इज़ द रीज़न कि हम कह रहे हैं कि कुछ मेटल्स तो हमारे हाईली रिएक्टिव हैं, लेकिन कुछ मेटल्स हमारे कम रिएक्टिव हैं। तो हमने क्या हमने बॉर्डर लाइन बनाई थी जिसके बेसिस पे हमने ये कहा कि कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव और कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव। तो व्हाट इज द रीजन दैट सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड सम मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव? क्या रीजन है? नाउ लेट अस सी। बेसिकली मेटल्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है? हम मेटल किसको कहते हैं? जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी हो, वही हमारा मेटल है ना। When metals react, they lose electrons to form positive ions. हमने किया था, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कैटायन बनाता है, ठीक है। If a metal can lose electron more easily to form positive ions, it will react rapidly with other substances and hence it will be a reactive metal. तो जो मेटल जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा? दूसरे अपने सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, उतना ही वो क्या होगा? रिएक्टिव होगा। अब जो जितना ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करने में टाइम लेगा, पहले तो वो टाइम लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, फिर बनाएगा उसका पॉजिटिव आयन, फिर जा करके वो क्या करेगा? दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा? नहीं होगा, राइट? On the other hand, if a metal loses electron less rapidly to form a positive ion, it will react slowly with other substances and will be less reactive. तो क्या होगा? वो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ये है लिथियम, सोडियम एंड अदर वन इज पोटेशियम, ठीक है। ये तीन हमारे मेटल्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 3, राइट? सोडियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 11 एंड पोटेशियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 19। अगर मैं इसकी KLM कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉन्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो कैसे करूंगी? KL। इस केस में तो दो ही शेल में डिवीजन हो जाएगा, 2 and 1, ठीक है। अगर यहां करूं, मुझे KL और M, अब 3 शेल्स चाहिए होंगी, 2, 8 and 1, ठीक है। और अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, KL M N, 2, 8, 8, 1, ठीक है। एक बार इसका वो बना लेते हैं, शेल्स बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन उसको कर लेते हैं। लिथियम के केस में K शेल, L शेल, KL M, ठीक है। एंड इन केस ऑफ पोटेशियम KL M और ये रहा मेरा N शेल, ठीक है। नाउ लेट अस फिल द इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट केस में ये मेरी K शेल है, K शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के केस में 1 2 1 2 3 4 5 6 7 and 8, राइट? और ये रहा N शेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस वन, K के पास 2, L के पास कितने हैं? 8, 1 2 this 3 4 5 6 7 and 8, राइट? एंड M के पास कितने हैं? अगेन 8, 2 3 4 5 6 7 and 8 और ये पड़ा N का 8, ठीक है। अगर और ज्यादा मैं इसको शेल्स के नेमिंग भी दे दूं, so that you don't get confused, this is K shell L, K L M, K so this is K,
this is L, this is M, and this is N. 1 2 3 4 5 6, and 2 of our electrons are rubbed with this eraser. Let me use these 2 electrons. So see, this is our electronic distribution. अब हम क्या कह रहे हैं कि कुछ मेटल तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, कुछ टाइम लेते हैं. अभी हम 3 इन्हीं मेटल्स को देख लेते हैं. ठीक है, अब देखो कौन रेडिली लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, बताइए. अगर मैं कहूं कि आउट ऑफ लिथियम एंड आउट ऑफ पोटेशियम विच वन इज मोर रिएक्टिव, या चलो लिथियम को छोड़ दो, सोडियम और पोटेशियम की बात कर लो. रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन आता है, पोटेशियम आता है ना. फिर किसकी बारी आती है, सोडियम की बारी आती है. तो व्हाट इज द रीजन कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है और ये जो सोडियम है वो कम रिएक्टिव है. देखो बेटा, ये है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, ये जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये मेरे पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा दूर है. ठीक है, इसके पास कितने 1 2 3 शेल्स की शील्डिंग है ना. इस केस में क्या हो रहा है, अब जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से दूर हो गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई ये फ्री है, ये क्या करेगा, बहुत आराम से यहाँ से क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ इसकी पकड़ जो है वो पावरफुल नहीं है. जैसे हम क्या होते हैं, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स की पकड़ हम पे थोड़ी कम होती है ना. सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ये दूर पड़ा है, यहाँ इसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा कम है. लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, सोडियम के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कितनी शेल्स हैं, K, L, M और लास्ट जाके पड़ा है N शेल पे, तो ये 3 शेल्स बड़ी हैं बीच में. लेकिन इसके पास बेचारे के पास K, L और M. अब इसके पास क्या है, 2 ही शेल्स हैं बीच में. अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बाहर, ये इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है. ये न्यूक्लियस है जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी पकड़ इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी ज्यादा है, तो ये लूज तो हो जाएगा लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा लेट लूज होगा. लूज तो इसको होना ही है. ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, आराम से लूज हो जाएगा. लेकिन जब कंपेयर करेंगे दोनों को तो ये वाला बहुत इजीली जल्दी लूज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज से दूर है, बहुत आराम से क्या कर सकता है, अपने आप को ये एलिमिनेट करके क्या कर सकता है, क्या बना देगा, K पॉजिटिव बना देगा. ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज तो होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेट लूज होगा, इसलिए ये बना तो देगा Na पॉजिटिव, है ना, लेकिन रिएक्टिविटी अब किसकी ज्यादा हो गई, ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया. क्यों, क्योंकि इट विल लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली. और हम यही कह रहे हैं कि जो जितना रेडिली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही रिएक्टिव क्या होगा, मेटल होगा. इसका क्या मतलब हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैंने जितने भी मेटल लिखे थे, जैसे जैसे एलिमेंट जो ऊपर है उतनी ही रेडिली वो क्या कर सकते हैं, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं. और यही रीजन है कि जो रेडिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अब जितनी जल्दी ये कैटाइन बनाएगा उतनी ही जल्दी किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर जाएगा. जितना धीरे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही लेट वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा और या दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो थोड़ा कम होगा. सो दिस इज द रीजन that why some metals are more reactive and why some metals are less reactive, right? Now next, reaction of metals with salt solution. जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था, एग्जैक्टली वही रिएक्शन है मेरे पास यहाँ पे. ठीक है, हम पहले इसीलिए क्लास 10th में आपको क्या बेनिफिट है कि एक रिएक्शन आपने एक बार पढ़ी, उसको समझा, आपने केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड का नाम अच्छे से याद कर लिया, तो वो रिएक्शन इतनी बार आपको रिपीट होगी ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई नई रिएक्शन पढ़ रहे हो. बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, learn all the chemical formulas, learn atomic numbers, learn chemical compounds. ये काम आपने कर लिया ना तो then you are going to secure full marks in this in all these topics, right? क्यों, क्योंकि बार बार repetition ही हो रहा है. अब कुछ भी नया ऐसा नया टॉपिक नहीं आ रहा है कि हमें लगे कि अच्छा ये रिएक्शन तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज हम तब से पढ़ रहे हैं जब से हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, है ना. सो नाउ जो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन होता है उस केस में हमारे पास कैसे प्रोसीड करता है. When a more reactive metal is put in the salt solution of a less reactive metal, then the more reactive metal displaces less reactive metal. वही कहानी बार बार, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटाएगा और उसकी जगह जाकर के खुद लग जाएगा. तो बेसिकली क्या होता है,
एक तो हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, हमने कह लिया कि हमने कोई मेटल लिया, मेटल बी हमने नाम दे दिया, ठीक है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, उसको किसके साथ रिएक्ट कराया, मेटल ए के साथ रिएक्ट करवाया। अब दो ही कंडीशन है, अगर ये मेटल ए ज्यादा स्ट्रांग है किससे, मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इसको पुश करेगा, इसको बाहर निकालेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, खुद इसका सॉल्ट बना देगा और इस बेचारे मेटल को क्या करेगा, बाहर ला करके अकेला कर देगा। अब मान लीजिए ये जो मेटल है मेरे पास, अगर ये लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में इस मेटल से नीचे है, तो क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं, फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। उस केस में मैं क्या लिख दूंगी, नो रिएक्शन, देन नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, राइट। तो क्या होना जरूरी है, अगर मेटल सॉल्ट के साथ, अगर सॉल्ट किसी भी सॉल्ट के साथ मेटल का रिएक्शन होना है, तो कंडीशन क्या है कि ये जो मेरा मेटल है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है, जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। और आंसर हम कब कर पाएंगे, जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होंगी। तो कुछ चीजें तो ऐसे ही याद रख लो कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब ऊपर हैं, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी ये सब कहाँ हैं, नीचे हैं, राइट। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अलग अलग तरीकों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट सॉल्यूशन वाला। क्यों, अलग अलग तरीकों से क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है, कहानी वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बोर्ड अपना चेंज कर देता है। सो रिएक्शन जब जिंक का किसके साथ करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ करवा रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ऑल्सो कॉल्ड blue vitriol, right? So copper sulfate is a blue colored solution when a strip of zinc metal is dipped in the copper sulfate solution. अब इतने बड़े बड़े वर्ड्स देख करके हमें घबराना नहीं है। सपोज मुझे डायरेक्टली ऐसे दे दिया है और मुझे क्या कहा गया है, नाउ टेल हाउ विल द रिएक्शन प्रोसीड, तो ये नहीं सोचेंगे अब ये स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल डिप्ड इन कॉपर, कुछ नहीं है। स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट जिंक, ठीक है। तो जिंक को किस में कर दिया हमने डिप, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, मतलब किसका सॉल्ट, कॉपर का सॉल्ट। तो ये क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको हम क्या मान लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ठीक है, ये मेटल बी हो गया और ये क्या हो गया मेरा, मेटल ए हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये रिएक्शन उसी कंडीशन में प्रोसीड होगी अगर मेरा मेटल ए मेरे मेटल बी से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। कुछ नहीं करना, अभी आगे की कहानी पढ़ लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। द ब्लू कलर फेड्स ग्रेजुअली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट। यहाँ तो मैंने आपको लिख के दिया है, आपको ये पूछा जा सकता है कि सब व्हाट विल हैपन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या हाउ कलर विल चेंज, या व्हाट विल बी द चेंज इन कलर, या विल देयर बी एनी चेंज इन कलर, है ना। एक ही इक्वेशन को अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, ठीक है। सो नाउ सी, so I am again reading it. Copper sulfate is a blue colored solution. When a strip of zinc metal is dipped in the copper sulfate solution, the blue color fades gradually due to formation of colorless zinc sulfate. इसका क्या मतलब हुआ, इससे तो क्लियरली बता दिया भाई कुछ नया बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो अगर नया बन रहा है तो इसका मतलब है ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है और ये इसको पुश कर देगा, है ना, zinc sulfate, and results in the deposition of red brown copper metal on the zinc strip. तो कुछ नहीं कहानी, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको हटाएगा, इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, खुद अटैच हो जाएगा, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। जिंक ने किसके साथ कनेक्ट कर लिया, इसके साथ, है ना, और ये रहा बेचारा कॉपर। तो कलर क्या, अल्टीमेटली पहले जो कॉपर सल्फेट था, है ना, ब्लू कलर का था, उससे क्या हट गया, उससे कॉपर तो अलग हो गया, तो ब्लू कलर तो रहा नहीं, तो वो इसीलिए ब्लू कलर फेड हो जाता है। और वो फेड क्यों हो जाता है, ये जिंक खुद जाके इसके साथ लग जाता है, और जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, ठीक है। और ये जो रेड ब्राउन कलर आता है वो किसका आता है, फिर कॉपर का, राइट। तो बस यही याद रखना है कि जो हमारा मेटल है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी हमारा रिएक्शन होगा। अच्छा, ये तो इक्वेशन इस तरीके से पूछी गई थी। सपोज अगर आपसे ये इक्वेशन ऐसे पूछी जाती कि व्हाट विल बी द रिएक्शन
इफ जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विद कॉपर। अब बताइए क्या ये रिएक्शन होती? जिंक सल्फेट को किसके साथ रिएक्ट कराना है? कॉपर के साथ। मैंने आपको क्या कहा था? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, 4 नाम याद कर लो। ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। अब ये देखिए, हम रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं एक और बार, सो दैट यू हैव नो कंफ्यूजन। ये पड़ा कॉपर नीचे और ये रहा जिंक, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो जो रिएक्टिव कम है, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को पुश कर दे या उसको हटा दे? नहीं है। तो भाई अब ये जो हमारा मेटल है ये कम रिएक्टिव है, तो ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इन दिस केस नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, राइट? कोई रिएक्शन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल, reaction of iron with copper sulfate solution. When a strip of iron metal or iron nail is dipped in copper sulfate solution, then the blue color of copper sulfate solution fades gradually and red brown metal is formed. अब तो हमें याद ही हो जाना चाहिए, है ना? C क्या है? किसका स्ट्रिप है? आयरन का है। पहले किसका लिया था? जिंक का लिया था। किस में डिप किया? कॉपर सल्फेट में डिप किया। अगेन दिस इज आवर मेटल A and this is salt solution of metal B. अब देखो, आयरन कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ये क्या करेगा? इसको पुश करेगा, हटाएगा और खुद किसके साथ अटैच हो जाएगा? SO4 के साथ क्या बना देगा? फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जिसको हम कहते हैं। और ये किस कलर का होता है? ग्रीनिश कलर का होता है। अब जब यहाँ से कॉपर सल्फेट से कॉपर हट गया तो ऑब्वियसली उसका ब्लू कलर भी हट जाएगा, है ना? और ये जो नया सॉल्ट हमारे पास बना, नया कंपाउंड हमारे पास बना, उसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश होता है। एंड वी नो कॉपर अलग हो गया ना, एक्सेप्शन में भी आता है, द ओनली मेटल हैविंग, दो ही आपको मेटल्स बताए थे मैंने, अदरवाइज मेटल के कलर कैसे होते हैं? आइदर ग्रेइश और सिल्वरिश, बट कॉपर एंड गोल्ड आर द टू मेटल्स हैविंग विच कलर? कॉपर का कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, और गोल्ड का येलोइश कलर। तो रेडिश, कुछ और नहीं याद आए तो यही याद रख लो कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रेड ब्राउन मेटल इज फॉर्म्ड, इसका क्या मतलब हो रहा है? मेटल रेड ब्राउन कौन होता है? कॉपर होता है, मतलब वो अलग हो रहा है। अगर ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मान लो बहुत ही किस्मत खराब रही, आपको रिएक्टिविटी सीरीज ही याद नहीं आ रही है ना, और आपको नहीं ध्यान आ रहा कि जो ये हमारा आयरन है ये कॉपर से ऊपर होता है या नीचे होता है, तो हमारे क्वेश्चन में ही, हमारे सेंटेंस में ही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ गिवन है कि रेड ब्राउन मेटल इज फॉर्म्ड, मतलब रेड ब्राउन मेटल कॉपर फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वो अपने सॉल्ट से अलग हो रहा है, हट रहा है वो अपने सॉल्ट से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, राइट? और अगर यही रिएक्शन ऐसे पूछी होती FeSO4 प्लस कॉपर, तो क्या ये रिएक्शन होती? तो ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन। तो आवर आंसर वुड हैव बीन नो रिएक्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट, reaction of copper with silver nitrate solution. When a strip of copper metal is kept immersed in silver nitrate solution for a period of time, the solution gradually becomes blue and a shiny grayish white deposit of silver metal is formed on the copper strip. ठीक है, बेसिकली क्या है, हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, ये कलरलेस होता है। अब क्या हो रहा है? कलर कैसा आ रहा है? हमारे पास ब्लू आ रहा है। पहले बेचारा कॉपर था, उसका ब्लू कलर हट रहा था बार बार, है ना? अब क्या हो रहा है? अब कौन सा कलर आ रहा है? हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है ना? रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? कॉपर के बीच में और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में, है ना? कॉपर इज रेडिश ब्राउन। अब हमें ये देखना है कि अब तो यहीं से हमें पता लग रहा है, अगर कलर चेंज हो रहा है, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन होगा। इसका मतलब है ये वाला जो मेटल है वो इससे क्या है? ज्यादा ही रिएक्टिव है। एंड यस, हाइड्रोजन, सिल्वर, सॉरी, ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर। भले ही सिर्फ एक एक उसका डिफरेंस है, एक ही स्टेप ऊपर है कॉपर, लेकिन इससे ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है वो, ठीक है? बाकी मेटल से कम रिएक्टिव है लेकिन इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा? ये यहां से इसको हटाएगा और खुद क्या हो जाएगा? इसके साथ
अटैच हो जाएगा, क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट। अब क्योंकि ये कॉपर नाइट्रेट है तो इसका कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू। और ये लिखा था ना, ग्रेइश व्हाइट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर। अब क्या हो गया, यहां से क्या अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सिल्वर ग्रेइश व्हाइट, सिल्वर या ग्रेइश व्हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज को देखना है। अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता आपसे, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, तो क्या होता। अब क्या सिल्वर जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, इसलिए नो रिएक्शन। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, एक दो चीजें हम लर्न कर लेंगे तो इन रिएक्शंस को करने में मजा आता है फिर, है ना। नाउ नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन। तो हमने ये सारी रिएक्शंस तो हमें समझ आ गई, ठीक है, कि कैसे जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल्स, कैसे जो है वो हमारे सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करेंगे। अब जैसे हमने एल्यूमिनियम का पढ़ा था ना, गोइंग बैक टू रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड, हमने क्या कहा था कि पहले एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, है ना। तो पहले क्या करते हैं, जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस लेयर को हम क्या करते हैं, पहले वो लेयर डिसॉल्व होती है, तब जाकर के एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होता है। देयर इज वन मोर टॉपिक, एनोडाइजिंग। ये एनोडाइजिंग क्या है, बेसिकली एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से एल्यूमिनियम पे क्या कर रहे हैं, एक ऑक्साइड की थिक लेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब थिक लेयर क्यों फॉर्म कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसके पीछे मोटिव क्या होगा, हमारा मोटिव है हमारे एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करना, राइट। सो क्या होता है, एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ठीक है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। तो क्या होता है, जब एक ऑक्साइड लेयर ऊपर आ जाती है तो अब और तो ऑक्सीजन का अटैक होगा नहीं एल्यूमिनियम के ऊपर, तो वो क्या करता है, ये जो ऑक्साइड लेयर है उसको फर्दर कोरोड होने से बचाती है। तो ऐसा हम खुद से भी कर लेते हैं। आप मेरे को अपने एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर चढ़ाना चाहूंगी जिससे कि मेरा एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा सेफ रहे। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग, राइट। सो द रेजिस्टेंस कैन बी रिमूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, और ज्यादा थिक बना देंगे, है ना। तो इस प्रोसेस को करते कैसे हैं, कुछ नहीं करते हैं। एनोडाइजिंग में क्या मीन्स, एनोडाइजिंग एनोड, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। अब ये एनोड कैथोड कहाँ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज करते हैं, ना। तो जो हमारा जिस एल्यूमिनियम मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है उसको हम क्या बना लेते हैं, अपना एनोड बना लेते हैं, ठीक है। और उसको किस में इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड पे। एनोड हमारा क्या है, एल्यूमिनियम मेटल है। अब अगर उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है तो अल्टीमेटली वो क्या करेगी, ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, उस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, एक थिक ऑक्साइड लेयर बना देगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। और ये जो हमारी ऑक्साइड लेयर है इसको हम अलग अलग कलर से डाई भी कर सकते हैं, अट्रैक्टिव फिनिश भी दे सकते हैं। एक तो होता है कि खुद से ऑक्साइड लेयर आ रही है, लेकिन अपने उस पर्टिकुलर एल्यूमिनियम मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए जब खुद से क्या कर रहे हैं, एक थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एनोडाइजिंग। सो विद दिस आवर टुडेज टॉपिक्स आर कवर्ड। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत ही चीजों को बहुत सी बातों को रिपीट कर चुके, मतलब रिपीट किया है आज हमने, जो हम पहले भी कर चुके थे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल जो है वो वाटर के साथ या एसिड के साथ कब रिएक्ट करेगा, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर होगा हाइड्रोजन से, और अगर वो हाइड्रोजन से नीचे होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। मेटल्स कब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, इजीली लूज करके कैटाइन बना देते हैं तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इजीली लूज नहीं करते हैं तो वो कम रिएक्टिव होते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कब होगी, अगर हमारा जो मेटल है सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। So with all this, I am binding up today's session. We will meet in the next session with the new topics from this chapter. That's all for today. Thank you.